नमस्कार, आप सभी का द लोकदूत में स्वागत है। आज एमसीडी के चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने जीत हासिल की है। नतीजों के अनुसार अभी तक आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें, भाजपा ने 104 सीटें, कांग्रेस 9 सीटों के साथ और अन्य 3 सीटों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं ऐसे में चुनाव के नतीजों के बाद आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रशांत मिश्रा जी, जो एक्टिविस्ट रह चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और फिलहाल पीएचडी स्कॉलर हैं और पूर्व में वो वेंकी कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही वो अपनी एक संस्था विदुर नीति में राजनीति की जो तमाम बारीकियां होती हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में इस बार के एमसीडी चुनाव में उन्होंने भाजपा के लिए ग्राउंड सर्वे का काम किया था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। चूंकि अभी जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन चुनावों की बारीकियां क्या रही, कमियां क्या रही, लोगों के थॉट प्रोसेस क्या रहे वोट करते समय। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे है वो ये है कि ये जो नतीजे आए हैं एमसीडी इलेक्शन के, इनमें इन नतीजों को आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार हर्ष जी का, एक उभरते हुए युवा पत्रकार, और मैं आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करता था लोकदूत आपके चैनल के माध्यम से। तो चलो आज हमें मौका भी मिला आपसे बात करने का। तो आज बात करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव में। तो सबसे बड़ी बात तो आज मैं सुबह से ही बहुत उत्सुकता में था, चूँकि इस इलेक्शन को लेकर हमने 2 स्टेप में हम लोगों ने इसमें बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे लोगों से बात की दिल्ली में, और गली कस्बे, इलाके, शहरी, ग्रामीण कुछ नहीं छोड़ा हमारी टीम ने, हम लोगों ने। तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि इलेक्शन पैटर्न नहीं था, दिल्ली को समझना भी था, दिल्ली को एक बार बहुत ही बारीक से देखना भी था जी। तो जो हमारा पहला जो फेज था उसमें हमें काफ़ी समय मिला। तो वो हमारा समय करीब 3 महीने हम लोग दिल्ली के लोगों के बीच रहे, बहुत अच्छे से लोगों के जाने की कोशिश की। लेकिन 2 बार के फेज में बहुत सारी चीज़ें बदली भी। उस समय का दौर इलेक्शन के टाइम का अलग था, उसके बाद जो एक परिसीमन हुआ, दिल्ली का एकीकरण हुआ, उसके आधार का पैटर्न अलग हुआ। तो निश्चित रूप से चुनाव मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत अप्रत्याशित, बड़े आश्चर्यजनक रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि इसमें बहुत बड़े इस एमसीडी चुनाव में साइलेंट वोट का बहुत बड़ा रोल रहा। जी, चूंकि आपने कहा कि साइलेंट वोटर्स इसमें काफी बड़ी भूमिका में नजर आए, परंतु जब सर्वे की बात हो रही थी, जब अलग अलग चैनल्स, अलग अलग जो ग्राउंड पर वर्क करने वाले लोग थे वो अपने अपने अनुमान लगा रहे थे, तो उसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी 150 से ऊपर सीटें लेकर जाएगी, भाजपा 70 से 80 के बीच में रहेगी। लेकिन जो अनुमान लगाया गया था और जो आज वास्तविकता में जो परिणाम हमारे सामने है, तो इन दोनों के बीच का जो इतना बड़ा अंतर हमें देखने को मिला है, इसके पीछे की जो वजह है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात अपनी शुरू करूं दिल्ली में, अब दिल्ली इस देश की राजधानी है जी, और मैं आंकड़े के हिसाब से अगर बात करूं तो 100%, मानो किसी वार्ड से बात करता हूं तो उस पर्टिकुलर वार्ड में 20% लोगों को ही बात ये पता होती है कि हाँ, दिल्ली में अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं। एक त्रिस्तरीय चुनाव होता है जो एमसीडी में होता है, एक विधानसभा होता है, एक लोकसभा होता है। 80% लोगों को ये भी नहीं ज्ञात होता है कि हर पैटर्न का एक अपना अपना अलग अलग चुनाव होता है, और हर चुनाव की अपनी अपना एक उपयोग और अपनी अपनी उन लोगों की व्यवस्था और काम होते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बात रखना चाहता हूं कि इस दिल्ली में एमसीडी का रोल क्या है। हम आज एमसीडी की चर्चा करें, लेकिन एमसीडी चुनाव की चर्चा करने से पहले एमसीडी है क्या, दिल्ली नगर निगम है क्या, और इसका दिल्ली की जनता के बीच रोल क्या है, ये बहुत बताने की जरूरत है। हम जब भी लोगों से पूछते थे, जिनको समझ थी वो बताते थे कि ठीक है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच इस बार चुनाव होना, लोग इतनी बात को समझ पाते थे। लेकिन उनकी हिसाब से उनके वार्ड में, उनकी गली में, उनके घर में, उनके इलाके में एमसीडी की क्या व्यवस्था है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी लोगों में एक कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है। जो चीज एक विधानसभा के हैसियत के हिसाब से एक एमएलए के उसमें अधिकार क्षेत्र में आती है, वो लोग एमसीडी के पैटर्न से जोड़ते हैं, और जो एमसीडी के पैटर्न से जोड़ना चाहिए लोग उसको दूसरी तरफ से जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हमें बहुत बड़े जन जागरूकता की एक बहुत बड़ी जरूरत है, सख्त जरूरत है दिल्ली में, कि लोग इस चीज को पहले समझें कि हमारे इस व्यवस्था में एमसीडी का क्या रोल है। आंकड़े के हिसाब से मैं बताऊं कि दिल्ली में 5 से 6 बड़े हॉस्पिटल एमसीडी चलाती है।
बहुत सारे स्कूल, सैकड़ों की संख्या में एमसीडी स्कूल हमारे चलाती है। पूरी दिल्ली में सफाई का काम एमसीडी के हाथों में। बहुत सारे पुस्तकालय हैं जो दिल्ली में, वो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले एमसीडी हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, फिर हम उस पर देखेंगे कि वो हमारे लिए कितना कर रही है या नहीं कर रही है। तो बहुत बड़ी यहाँ भ्रम की स्थिति है दिल्ली की जनता के बीच कि आखिरकार हमारा जो लोकतंत्र में उत्सव होता है वोट डालने का, लेकिन वोट डालने के पहले लोगों की जो अपेक्षाएं होती है वो किस तरह अलग अलग होनी चाहिए, इसको लेकर बहुत स्थिति साफ करने की जरूरत है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि एमसीडी में किस तरह से काम होते हैं। एमसीडी और अन्य विभागों में जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनके बीच का जो बुनियादी अंतर है वो भी लोग नहीं समझ पाते हैं। परंतु जिस भी तरह से जनादेश आया है, जनादेश है जो हम सभी को लोकतंत्र में स्वीकार होता है। तो ये जो जनादेश आया है, जनता ने इतने भारी मत से, एक लंबे समय तक बीजेपी रही और एकदम से जनता ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के सर पर ताज पहना दिया है। तो आप इस जनादेश का जो संदेश है इसको किस तरह से समझते हैं? मेरी अगर व्यक्तिगत राय आप मेरी लेंगे तो मैं इसको बहुत भारी जनादेश नहीं कहूंगा, मैं इसको बोलूंगा मिली जुली, मिला जुला जनादेश। जिस हिसाब से दिल्ली का माहौल लोग समझ रहे थे, जो राजनीतिक सियासी चर्चाएं कर रहे थे जी, उस पैटर्न के तो बहुत ही अपोजिट ये दिखता है हमारा रिजल्ट जी। और मैंने कहा ना कि अगर एमसीडी चुनाव की बात होगी तो उसमें दिल्ली सरकार की भी बात होगी, केंद्र सरकार की भी बात होगी और नगर निगम जो उसके पैटर्न में चुनाव होने उस पर भी बात होगी। तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 15 साल से एमसीडी में भाजपा है इसके तौर को देखकर वोट नहीं किया है। लोग अपने विधायक के अधिकार क्षेत्र से भी नाखुश थे। जो एक इसके पहले जो चुनाव है, अभी जो 2 वर्ष पहले हुआ है, उसमें भी लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नहीं दिखाई दी हैं। तो वो भी एक लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन वोट था और आज आप जब भाजपा को 100 क्रॉस करते हुए देख रहे हैं तो ये हमें उस वोट के रिजल्ट के माध्यम से ये झलकता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जी, तो ये तो आपने बात की कि किस तरह से जो वोटर्स थे, जो मतदाता थे, उन्होंने किस तरह से अपनी समस्याओं के सोल्व ना होने के चलते वोट किया या किसी भी तरह की उनकी और पर्सनल जो समस्या रही। परंतु अब बात कर लेते हैं कि आप जब ग्राउंड पर लोगों के बीच में रहे, एक लंबे समय से आपने लोगों से बातचीत की, आपने हालातों को समझा, अपने राजनीतिक समीकरणों की समझ को विकसित किया, तो उस दौरान आपको दिल्ली कैसे नजर आई, दिल्ली के मतदाता कैसे नजर आए, वो तो आपने बता दिया। दिल्ली पूरी तरह से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आपको किस तरह से नजर आई? दिल्ली अगर हम भौगोलिक के लिहाज से अगर बात करें तो दिल्ली का पैटर्न सभी को पता है कि दिल्ली हम हमेशा से इस देश की राजधानी रही है और दिल्ली में जो एक चौमुखी विकास है वो सभी का योगदान रहा है। मैं इसमें किसी को मतलब विशेष रूप से नहीं कहूँगा कि दिल्ली में लोगों की हमेशा लोग की एक दृष्टि रहती कि दिल्ली हमारी कैसी होनी चाहिए। तो अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन एमसीडी की अगर बात करें तो एमसीडी के जो मुद्दे हैं या एमसीडी का जो काम है वो हमारे जनजीवन, जो सामान्य जनजीवन की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि लोगों का सीवर साफ होना चाहिए, लोगों की सड़क बननी चाहिए, लोगों को सफाई मिलनी चाहिए, उनके नियमित रूप से सफाई कर्मी आने चाहिए, कूड़े का ढेर साफ होना चाहिए। तो 5 साल में सबसे ज्यादा लोगों से बातचीत करने पर यही पता चला कि गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या थी और लोगों ने उसको मुद्दे को सफाई के रूप में लिया कि सफाई होनी चाहिए। राजनीतिक मुद्दा अगर दिल्ली में सबसे बड़ा था वो सफाई को लेकर था। जी, तो ये तो थी आपकी नजर में दिल्ली, लेकिन वहीं पर अब जब परिणाम आए हैं उसके बाद हम तमाम तरह के सोशल मीडिया देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, तो वहां पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं और आरोप ये है कि ये जो दिल्ली नगर निगम चुनाव थे इसमें विकास की राजनीति कम और रिझाने की राजनीति इसको ज्यादा बताया जा रहा है। तो इस रिझाने की राजनीति के बारे में जो लोगों के आरोप आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इस पर मैं बहुत बड़ी टिप्पणी करने जा रहा हूँ कि जिस तरह दिल्ली का जो नया परिसीमन हुआ उसमें हमने काफी वक्त भी लिया और उसको बहुत अच्छे से लोगों ने दिल्ली का नया पैटर्न बना, लेकिन जितना समय एक चुनाव बनाने में देना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा देती। जैसे ही हमारा दिल्ली का नया पैटर्न, नया एक परिसीमन हुआ है, उसके ठीक कुछ दिन बाद इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हो गया, अगर इसमें थोड़ा समय मिलता, लोग और भी मुद्दे और की बात करते और एक ठीक से एक चुनाव पैटर्न हमें दिखता हुआ, बनता हुआ दिखाई देता, तो कहीं ना कहीं सब तरह से मुझे जल्दबाजी दिखाई दी और इसका कहीं ना कहीं वोट पड़ने पर भी असर गया।
जी। तो इस पूरे चुनाव में जब हम बात कर रहे हैं भाजपा की, आम आदमी पार्टी की, जो मुख्य हमारे दो धड़े हैं जो एक दूसरे के ओपोजिशन में बड़ी दृढ़ता के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, तो ये तो हमने बात कर ली कि इन दोनों के पीछे के समीकरण किस तरह से रहे, लोगों ने किस तरह से सोच के वोट किया। परंतु इसी बीच जो तीसरा धड़ा है, जैसे कांग्रेस है या फिर अन्य जो है, तो उनके वोट बैंक कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, या फिर उनकी जो कमजोरियां रही हैं, उनको मत कम मिले हैं, मतदाताओं ने कम उनको चुनने की कोशिश की है। तो इन सब के पीछे के आपके संभावित कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखो, सबसे संभावित कारण परिस्थितियां मुझे समझ में आती हैं। अगर मैं इतिहास में जाकर देखूं तो पिछले एमसीडी जो इलेक्शन का पूरे दिल्ली का रहा वोट परसेंटेज, वो 53 कुछ समथिंग रहा। तो 3.5% इस बार वोट कम पड़े। लेकिन वो 3.5% इसलिए कम पड़े क्योंकि नए परसीमन में बहुत जगह अब अव्यवस्था का दौर था। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हर वार्ड में एवरेज औसतन रूप से 400 से 500 वोट हमारे लोग बूथ तक गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सूची में या दूसरे परसीमन की वजह से दूसरे वार्ड में अगर नाम चला गया वोट के माध्यम से, या उनका नाम कट गया वोटिंग लिस्ट से, तो ये भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ कि लोग घरों से नहीं निकले, लोग घरों से निकले, और हो सकता है ये 53 की जगह 55% भी हो सकता था अगर वोटिंग की मामले में वोटिंग व्यवस्था सुदृढ़ रहती तो। जी, तो चूंकि आपने जैसे बताया कि अव्यवस्थाओं के चलते हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो मतदान पर टिकी होती है, मत पर टिकी होती है, और ऐसे में अगर कोई मतदाता मतलब अपनी इच्छा से वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचा है और उसके बाद वो नहीं दे पाया, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए शर्म की बात है। और जी, इसमें मैं दिल्ली इलेक्शन आयोग, उनको भी सोचने वाली व्यवस्था, और जितने भी राजनीतिक दल हैं दिल्ली में, उनको भी सोचना चाहिए। मैं थोड़ा सा इतिहास में फिर से लेके जाता हूँ। मैंने जैसे देखा पड़ा था कि 2009 में इलेक्शन हुए दिल्ली विधानसभा जी, तो एक पप्पू नाम से कैंपेन चला था जी, और उस पप्पू नाम के कैंपेन का इतना असर था दिल्ली में कि एक अप्रवासियों में एक बहुत बड़ी लहर थी जी, और वो मतलब एक सेंट्रलाइज न्यूट्रल एक कैंपेन था। पूरी दिल्ली में इसका जोर शोर हुआ कि वोट पड़ने चाहिए जी। आप बहुत बड़ी ऑटो यूनियन है दिल्ली में, बहुत बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ हैं, बहुत सारे प्राइवेट सरकारी न्यूज चैनल्स हैं। अगर ये सब मिलके अगर एक कम से कम एक डेज बना के कुछ कुल मिला के अगर ये ऐसी चीज की जाती और लोगों में अवेयरनेस ये आती कि नहीं, हमें मत कहाँ करना वो दूसरी चीज है, सबसे पहले हमें अपने लोकतंत्र में एज अ प्रतिभागी तौर पे इस उत्सव में भाग लेके वोट डालना है, वो चीज पर अगर प्राथमिकता मान के अगर दिल्ली स्तर का कैंपेन चलाया जाता तो हो सकता है ये वोट प्रतिशत हमें और आगे जाता हुआ दिखाई देता। दूसरी बात, अगर बहुमत की बात आती है तो दिल्ली में जो एक चर्चा थी कि नहीं आम आदमी पार्टी वंस ससाइडेड आएगी और 15 वर्ष का है जो एंटी इनकम्बेंसी, वो लोगों पर बहुत सिर चढ़ के बोल रही, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। तो निश्चित रूप से दिल्ली में लोग राजनीतिक समझ रखते हैं, लोग इस बात को समझते हैं कि रिझाने वाली पॉलिटिक्स भले सियासी दल करते होंगे, लेकिन उन्होंने वोट बहुत सोच समझ के दिया है। अब जैसे आंकड़े की बात कर रहे हैं, शादरा में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत का आंकड़ा गया और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफलता के साथ सीटें मार्जिन की है। तो मैंने कहीं ना कहीं ये बात बोला कि अगर व्यवस्था ठीक होती, दिल्ली इलेक्शन आयोग अच्छे से अरेंजमेंट करता, तो जो 400 से 500 औसतन वोट लोग नहीं डाल पाए, तो आज दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती दिखाई देती जी। ये तो आपने बात कही कि प्रशासन किस तरह से चीजों को सुधार सकता था। उसी के साथ एक बात और सुनने में आ रही है कि जिस दिन चुनाव रखा गया था उस दिन युवाओं के हिसाब से, जिनमें सबसे ज्यादा जोश रहता है वोट डालने का, सरकार चुनने का, तो उनके काफी सारे लोगों के एग्जाम्स बताए जा रहे थे, ऊपर से शादियों का सीजन भी बताया जा रहा था। तो क्या आप सोचते हैं कि इसका भी इस चुनाव के परिणाम में या फिर वोट परसेंटेज पर फर्क पड़ा है? देखो, सबसे बड़ा युवा वर्ग या कोई भी आयु वर्ग है, वो देखती कि हमारे आयु वर्ग से किस लोगों का चयन हुआ है, किस तरह लोगों का चयन हुआ है। तो खासकर अगर 250 वार्ड में अगर हम 5-10 वार्ड भी ऐसे लेते हैं जहां एक मीडिया भी अपने संदेश में मैसेज अगर पहुंचाती कि युवा उम्मीदवारों की कितनी प्रतिभा है हर पार्टी के लिहाज से, तो वो कहीं ना कहीं मुझे अभाव दिखा। आम आदमी पार्टी से मुझे 1-2 जगह कुछ यंगेस्ट कैंडिडेट दिखे, मगर 2 जो बड़े राजनीतिक देश में वहां कहीं ना कहीं, और अगर टिकट हुई तो वो चीज का प्रचार भी कहीं नहीं होता दिखाई दिया कि हाँ भाई, इस दिल्ली में युवा उम्मीदवार को भी हमने प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच सामने लाए।
दूसरी सबसे बड़ी बात थी परिस्थितियों के लिहाज से बहुत जगह सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे। जैसे मेरी बहुत सारे यूथ के लोगों से बात हुई जी, देश में दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, तो वहाँ बहुत एग्जाम भी चल रहे थे। तो उनके बीच अगर बातचीत करने में हुआ तो एक तो सबसे बड़ा मैंने बताया सेमेस्टर एग्जाम, दूसरा उनको ऐसा लग रहा था कि इस बार कैंडिडेट विकास डेवलपमेंट की पर बातें कम और गठजोड़ की बातें, जोड़ घटाना हम कैसे जी सकते, इस पर ज्यादा चर्चा थी। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में मैंने भी इस चीज को महसूस किया है कि कंटेंट मुद्दों पर बातचीत कम थी। लोग किस तरह के हम चुनाव को कैसे जी सकते हैं उस तरह पर लोग ज्यादा बात करते दिखाई दिए। जी, आपने जो गठजोड़ की राजनीति की बात की, आपने केवल चुनाव को जीतने पर फोकस करने वाले प्रतिभागियों की बात की, तो उसी के साथ मेरा एक और बुनियादी सवाल है। चूंकि आपने अपनी आंखों से बहुत बारीकी से दिल्ली की एक ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखा है, आपने सर्वे किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जाति जो सबसे बड़ा रोल काफी जगह पर अदा करती है, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी कही जाती है, सबसे ज्यादा समझदार लोग वहां पर माने जाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाले लोग, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज वाले लोग वहां पर माने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में भी कोई जातिगत समीकरणों का योगदान रहा, या फिर जातिगत समीकरणों ने किस प्रकार इसमें अपना योगदान दिया? मैं अगर ऐसे पूछूं तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही मतलब गंभीर सवाल भी है और इसके साथ साथ इसी सवाल में अपना खुद में ही छुपा हुआ उत्तर भी है। इस देश में सियासत के साथ जाति का असर हमेशा रहता है और किसी भी सियासी दल के लिए, उसके प्रत्याशी चयन के लिए दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, एक छवि और उसका जाति समीकरण। तो मैं पूरी दिल्ली में इस चीज तौर पे नहीं मानूंगा, लेकिन जहां तक जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो हमारा ईस्ट दिल्ली जमुना पार है या साउथ दिल्ली का जो ग्रामीण इलाका है, वहां लोगों के साथ साथ उस वार्ड में उस जाति के रहने वालों की आबादी के हिसाब से भी प्रत्याशी चयन होता हुआ दिखाई दिया है। और इस दिल्ली, मैंने कहा ना, इस देश में जाति अस्मिता को लेकर बहुत बड़ा लोगों में एक सेंसिटिव मुद्दा रहता है, तो इसमें हम नकार नहीं सकते हैं। लोगों के बीच जाति समीकरण, जाति अस्मिता के नाम पर भी वोट पड़ते हुए दिखाई दिए। जी प्रशांत जी, मेरा अंतिम सवाल जो है वो ये है कि चूंकि आप एक लंबे समय से जब ग्राउंड पर हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप तमाम समीकरणों को देखते आ रहे हैं, तो पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी दिल्ली में शासन कर रही है, व्यवस्थाओं को संभाल रही है, और वो लंबे समय से ये कहती आई है कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हमारे पास एमसीडी नहीं है। तो चूंकि अब जनता ने उन पर अपना विश्वास जाहिर करते हुए उनको सत्ता सौंप दी है, उनको ताज पहना दिया है, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या जनता की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी? आम आदमी पार्टी जैसे पहले काम करते आई है, उस काम के नतीजों के आधार पर आप देखते हुए क्या कहते हैं कि इसका परिणाम, लोगों के जो विचार हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उसके हिसाब से परिणाम किस तरफ जाएगा? तो इस पूरे सवाल में मुझे दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात, दिल्ली के जनता के मन में कहीं ना कहीं था, हम लोग बहुत जगह बात करते देखते तो लोगों मन में वो होता था कि कहीं कन्फ्लिक्ट है। अब मैक्सिमम जगह दिल्ली सरकार के एमएलए थे और मैक्सिमम वार्डों में भाजपा के अपने पार्षद थे, तो लोग, एक पार्षद के लिए भी आसानी होती थी, एक विधायक के लिए होती थी आसानी जी काम टालने की। तो वो जो टालने वाली चीज है वो गैप खत्म हुआ और जनता के प्रति भी अब चीजें बिल्कुल कंफर्म हो गई कि हाँ, अब आपको मैंने पहले प्रदेश सरकार में चीजें आपके हाथों में दी है, तो इसके साथ साथ एमसीडी भी आपके हाथों में दी है। तो कुल मिला के जनता ने अपना क्लियर संदेश दे दिया। तो दूसरी मेरी बात थी कि अब ये आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज का विषय होगा, क्योंकि आप हमेशा एक चीज को बोलते हैं कि जैसे उनका टैगलाइन थी केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, तो अब ये इनके लिए चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि अब हर एक लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली के डेवलपमेंट की व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रतिशत अब आम आदमी पार्टी के हवाले है। आपके अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, आपने जो इतने समय में चुनावों को देखा या फिर जो भूमिगत राजनीति है, जो ग्राउंड पर राजनीति चल रही थी, उन सभी को देखा और आपने अपने अनुभव शेयर किए, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए प्रशांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया।